हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद। आज के इस लेक्चर में हम लोग बिहार पीसीएस के अंतर्गत जो भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए प्रश्न हैं उनको देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी ऑप्शन है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी ऑप्शन है, यह एक शुभ दिन था। डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल हैं। ए ऑप्शन है 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 सूचियाँ। बी ऑप्शन है 371 अनुच्छेद 21 भाग 11 सूचियाँ। 372 अनुच्छेद 20 भाग 7 सूचियाँ। 381 अनुच्छेद 23 भाग एवं 8 सूचियाँ। इसका सही ऑप्शन होगा ए, 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 सूचियाँ। यानी भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 सूचियाँ शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन, 74वां संशोधन। इसका सही ऑप्शन होगा ए, 42वां संशोधन। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत, 2/3, 3/4, 2/3 तो आधे राज्यों का अनुसमर्थन। यही ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा एक, साधारण बहुमत। यानी एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। पहला ऑप्शन है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। ऑप्शन है ए, 1 और 3। बी ऑप्शन है 1 और 4। सी ऑप्शन है 2 और 4। डी ऑप्शन है 2 और 3। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अल्पसंख्यक के अधिकार है। इस हिसाब से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 1A, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, अनुच्छेद 19 1। यानी उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 1 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अगस्त 2010 को, 1 अक्टूबर 2010 को, 1 दिसंबर 2010 को। इसका सही ऑप्शन होगा 1 अप्रैल 2010 को। यानी भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 19-21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। यानी 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 19-21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। ऑप्शन है ए 1, 2 और 3, बी ऑप्शन है 1 और 2, सी ऑप्शन है 2 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2 और 4, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यानी भारतीय संविधान के भाग 4 में निर्देशित सिद्धांतों में समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 32वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 15वें संविधान संशोधन अधिनियम, 46वें संविधान संशोधन अधिनियम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। यानी भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A 51A के अंतर्गत जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा ये, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। यानी भारत के राष्ट्रपति जो हैं अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। इसका उल्लेख राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। यानी एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति अपनी जब सहमति दे देता है तो उसके बाद वह अधिनियम बन जाता है।
आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध हैं। यानी एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो वह नियम तभी बन पाता है जब सदन के दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। इसका सही ऑप्शन होगा भी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, महान्यायवादी। आइए महान्यायवादी के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक हैं। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 88 में है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अनुच्छेद 74(4) के अनुसार। अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का भी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी की अवधि के लिए अनुपस्थिति रहता है? 6 माह, 2 माह, 3 माह या 1 वर्ष। यही ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा बी, 2 माह या 60 दिन। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिनों की अवधि या 2 माह तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थिति रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, समाप्त होने का विषय नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, समाप्त होने का विषय नहीं है। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यानी अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, यह एक अस्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये, राज्यसभा का। आइए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। यही ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है,
धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों में, लोकसभा व राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं तो उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन होगा ए, केवल लोकसभा में, यानी धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेखानुदान बना है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, बजट के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान बना है।